हेलो दोस्तों, कैसे आप सभी। उम्मीद करता हूँ आप सभी एकदम मस्त होंगे। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे क्लास 10 सामाजिक विज्ञान का बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर, जो कि हमारा खनिज तथा ऊर्जा संसाधन। तो दोस्तों, ये हमारा भूगोल से जुड़ा हुआ है। ये चलिए इस चैप्टर के जरिए हम लोग समझेंगे कि वो सारे क्वेश्चन, वो सारे टॉपिक्स जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है और आपके एग्जाम में बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। तो चलिए एक एक करके समझेंगे सारे टॉपिक्स को, सारे क्वेश्चन और उसके आंसर को। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहला हमारा क्वेश्चन ये दोस्तों कि खनिज क्या होता है। खनिज तथा ऊर्जा संसाधन, ये चैप्टर का नाम है आपका, और इसमें से आपको बताना है कि खनिज क्या होता है। तो आइए इसे समझते हैं। बोल रहा है कि भू प्रॉपर्टी में प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले यौगिक को खनिज कहते हैं। किसे कहते हैं दोस्तों? तो भू प्रॉपर्टी में। ये देखिए, आपका जो भू प्रॉपर्टी होता है, क्या होता है कि भूमि के अंदर की जो प्रॉपर्टी होती है वो प्राकृतिक रूप से पाई जाती है, यानी उसको कुदरत ने बनाया है। तो यौगिक को यहाँ ध्यान से देखिए, यहाँ लिखा हुआ है आपका कि यौगिक को, यहाँ ध्यान देने वाली बात है कि यहाँ यौगिक को क्या कहते हैं? खनिज कहते हैं। तो ये यौगिक क्या होता है, आइए आपको समझाते हैं पहले यौगिक को। देखिए दोस्तों, यौगिक का मतलब एक होता है तत्व और एक होता है यौगिक। तत्व का मतलब होता है कि जो एक ही परमाणु से मिलकर बना होता है वो एकदम शुद्ध होता है, क्योंकि उसको तोड़ा नहीं जा सकता है। जैसे हाइड्रोजन है, हीलियम है, आपका ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है, सोडियम है, ये सारे क्या है? तत्व है। इसे तोड़ा नहीं जा सकता। लेकिन इन्हीं तत्वों को जब मिला देते हैं, यानी दो या दो से अधिक तत्वों को जब हम लोग मिला देते हैं, तो यौगिक का निर्माण होता है। यौगिक का निर्माण होता है। जैसे कि सोडियम एक तत्व है और क्लोरीन क्या है? एक तत्व है। इनको अगर मिला देंगे तो NaCl बनेगा। NaCl, देखिए रुकिए आपको समझाते हैं अच्छे तरीके से। यहाँ देखिए, यहाँ बनेगा सोडियम, ये एक तत्व है, और यहाँ Cl क्या है? एक तत्व है, क्लोरीन है। इन दोनों को मिला देंगे तो ये बनेगा NaCl, जिसे नमक हम लोग बोलते हैं। ये क्या होता है? ये नमक होता है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। तो NaCl क्या है? दो तत्वों से मिलकर बना हुआ है, इसे यौगिक कहते हैं हम लोग। आई होप आपको यौगिक समझ में आया होगा। तो क्या कहता है कि भू प्रॉपर्टी में प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले जो यौगिक होते हैं उनको खनिज कहते हैं। कौन कौन से खनिज हमारे भू प्रॉपर्टी में पाए जाते हैं, जरा उनको आपको समझा देते हैं। पहला है आपका दोस्तों, वो है लोहा, पेट्रोलियम। ये सारे चीज़ें क्या होता है जो भू प्रॉपर्टी के अंदर पाए जाते हैं प्राकृतिक रूप से, उसी को बोलते हैं आपका खनिज। अब आई होप आपको समझ में आया होगा। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, ये है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। मोनाजाइट रेत में कौन सा खनिज पाया जाता है? ये जो मोनाजाइट रेत होता है, एक जो जिसे बालू बोलते हैं हम लोग, तो उसमें थोरियम पाया जाता है, एक खनिज पाया जाता है उस रेत में। अब तीसरा देखिए, बोल रहा है कि किस खनिज को काला सोना कहा जाता है। यानी एक खनिज ऐसा भी है जिसे काला सोना कहा जाता है, वो आपका पेट्रोलियम होगा। पेट्रोलियम को काला सोना कहा जाता है। याद रखिएगा, ऑब्जेक्टिव में बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है? कह रहा है कि किस खनिज को काला हीरा कहा जाता है। काला सोना आपको पेट्रोलियम को कहा जाएगा, और काला हीरा जो है वो आपको कोयला को कहा जाएगा, जो हम लोग यूज करते हैं घरों में, चूल्हा में। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 5 बोल रहा है कि उन दो राज्यों के नाम लिखे जहाँ कोयला का सबसे बड़ा भंडार है। तो झारखंड और पश्चिम बंगाल में कोयला सबसे ज़्यादा पाया जाता है। झारखंड के धनबाद जिले में कह सकते हो कि इसमें कोयला बहुत ज़्यादा होता है यहाँ पर। तो दो राज्य यही है। क्वेश्चन नंबर 6 जो है दोस्तों, वो कह रहा है कि पेट्रोलियम किस प्रकार के चट्टानों में पाया जाता है। यहाँ पर आप देख सकते हो, इसका आंसर हम लिखना भूल गए हैं, तो आपको बता देता है कि पेट्रोलियम जो होता है ज़्यादातर वैसे चट्टानों में पाया जाता है जो अवसादी होते हैं। यहाँ पर देख लीजिए, अवसादी चट्टानों में ये पाया जाता है। अवसादी, यहाँ पर देख सकते हैं कि अवसादी चट्टानों में ये पाया जाता है। अब अवसादी चट्टानों में वो सारे चीज़ें रहते हैं, जैसे कि आपको बता दें, अवसादी चट्टानों में जैसे कि आपका हो गया चूना पत्थर, हो गया आपका बालू पत्थर, हो गया यहाँ पर सेल हो गया। इस सारे चट्टानों में क्या होता है? पेट्रोलियम ज़्यादा पाया जाता है। अब आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है? कह रहा है कि भारत में 2 तेल क्षेत्रों का नाम लिखिए। यानी भारत में जहाँ पर तेल निकला जाता है, यहाँ तेल निकाला जाता है, तेल क्षेत्र का नाम लिखने पड़ रहा है। तो मुंबई है तथा असम, ये 2 क्षेत्र का नाम है भारत में, जिसमें ज़्यादातर तेल निकाला जाता है यहाँ से। अब क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, बोल रहा है कि झारखंड का कोडरमा जिला किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है। झारखंड में एक कोडरमा जिला है, वो किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है, फेमस है? वो है अभ्रक। यानी इसमें कोडरमा में, झारखंड के कोडरमा जिले में अभ्रक सबसे ज़्यादा पाया जाता है। आइए क्वेश्चन नंबर 9 की ओर बढ़ते हैं। देखिए, ये सब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए कह रहा है कि भारत में लो अयस्क क्षेत्र का नाम लिखना है। तो भारत में लो अयस्क कहाँ कहाँ पाया जाता है, किस क्षेत्र में, उसका नाम लिखना है। तो झारखंड में पाया जाता है, झारखंड के सिंहभूम में, ये एक क्षेत्र है, झारखंड के सिंहभूम क्षेत्र में लो अयस्क पाया जाता है। उड़ीसा के मयूरभंज और क्योंझर में आपका पाया जाएगा लो अयस्क क्षेत्र। छत्तीसगढ़ के आपका दुर्ग और बस्तर में पाया जाएगा। कर्नाटक का आप देखा जाए तो बेल्लारी और चित्रदुर्ग में। महाराष्ट्र का देखिएगा तो गोंदिया और नागपुर में ये पाए जाते हैं लो अयस्क क्षेत्र, इनके नाम है। आगे देखते हैं। इनको ट्रिक से याद करने का एक आसान तरीका है। यहाँ पर आप देख लीजिए, ट्रिक हमने आपको लिख दिया है,
ताकि याद करने में बहुत ही आसानी हो। ओझा छकम, ओझा छकम, यहाँ पर देख सकते हो आप, लिख लीजिएगा ठीक, ओझा छकम में। तो ओ से आपका हो गया उड़ीसा, और झा से झारखंड हो गया, और छ से छत्तीसगढ़ हो गया, क से कर्नाटक हो गया, म से महाराष्ट्र हो गया। तो ओझा छकम में पाया जाता है लो अयस्क क्षेत्र जो होते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 10 में देखिए, क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है, बोल रहा है कि भारत में तांबा क्षेत्र का नाम लिखना है। यानी भारत में तांबा क्षेत्र कहाँ कहाँ पाया जाता है, किस किस एरिया में। तो झारखंड में आपके, झारखंड के सिंहभूम में आपके पाए जाएंगे, राजस्थान के आपके खेतीवाड़ा और मालखा में आपके पाए जाएंगे, उत्तराखंड का देखा जाए तो अल्मोड़ा में, और मध्य प्रदेश का बालाघाट में। इसको ट्रिक से याद करने का यहाँ पर देख सकते हैं कि झारा उम, यानी झारा उम, झा से आपका झारखंड हो जाएगा, और रा से आपका राजस्थान हो जाएगा, और ऊ से आपका उत्तराखंड, और म से आपका मध्य प्रदेश हो जाएगा। इसको याद करने का तरीका है, ये ट्रिक है, भारत के तांबा क्षेत्र का नाम, कहाँ कौन कौन से क्षेत्र में आपका तांबा पाया जाएगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 11 देखिए, इसमें ज़्यादातर ऑब्जेक्टिव है, और ऑब्जेक्टिव से भी क्वेश्चन पूछ सकता है, यानी ज़्यादातर पूछता है। इसमें क्या रहा है कि बॉक्साइट किस धातु का अयस्क है, बॉक्साइट जो होता है वो किस धातु का अयस्क है, तो एल्यूमिनियम अयस्क है उसका। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 12 बोल रहा है कि लोहा किस धातु का अयस्क है, तो हेमेटाइट। लोहा किस धातु का अयस्क है दोस्तों, हेमेटाइट। यानी हेमेटाइट ही निकलता है, वहाँ शुद्ध लोहा तो थोड़ा निकलता है, हम लोग उसको मतलब क्या करते हैं, भू प्रपट्टी से निकालते हैं, उसके बाद उसको शुद्धि करते हैं, उसमें अशुद्धियाँ गैंग रहता है बहुत तरह का, उसको हम लोग शुद्ध करते हैं, उसके बाद हम लोग लोहा बनाते हैं। तो ये हेमेटाइट के रूप में पाया जाता है। और एल्यूमिनियम ये बॉक्साइट के रूप में पाया जाता है, बाद में हम इसको एल्यूमिनियम की तरह माने उसे यूज करते हैं, उससे लाते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 क्या कह रहा है आपको, देखिए क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है कि भारत के 2 परंपरागत ऊर्जा स्रोत का नाम लिखना है। तो ये कोयला और पेट्रोलियम है, जो लंबे समय तक ये परंपरा है हमारा, जो इसको चलाते हुए आ रहे हैं। तो कोयला और पेट्रोलियम ये क्या है, परंपरागत ऊर्जा स्रोत है। तो ये लंबे समय तक के लिए नहीं चलेगा, शायद ये मतलब नवीकरणीय संसाधन है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 14 बोल रहा है कि झारखंड के किस जिला में तांबा पाया जाता है, तो झारखंड के सिंहभूम जिले में ये तांबा पाया जाता है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 15 देखिए, क्वेश्चन नंबर 15 से यहाँ से शायद देखिए बोल रहा है कि गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोत का नाम लिखिए। तो सौर ऊर्जा है आपका, पवन ऊर्जा है, ज्वारीय ऊर्जा है, ये गैर परंपरागत है। परंपरागत में हम कोयला और पेट्रोलियम है जो कि हम लोग यूज करते हैं, उसको परंपरा चलाते हैं, और वो जो है वो निश्चित समय के लिए आपके मतलब टिकेंगे, यानी लंबे समय के लिए। अगर आप बोलोगे 3-4 पीढ़ी के लिए बचा कर रखेंगे तो शायद वो नहीं बचेगा, लेकिन ये गैर परंपरागत स्रोत है, इसे हम लंबे समय तक चला सकते हैं। देखिए जैसे सौर ऊर्जा हो गया हमारा, जो सौर ऊर्जा जो सूर्य की रोशनी से, किरण से उनका जो हम लोग ऊर्जा लेते हैं, या फिर ऊर्जा को बनाते हैं, क्रिएट करते हैं, एनर्जी बनाया जाता है, उसी को बोलते हैं सौर ऊर्जा। पवन ऊर्जा जिससे हवा के माध्यम से ऊर्जा निकलती है, ज्वारीय ऊर्जा जो ज्वार भाटा उत्पन्न होता है उससे जो ऊर्जा निकलती है, उसी को बोलते हैं गैर परंपरागत। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 16 क्या करा है कि हमें खनिजों के संरक्षण की आवश्यकता क्यों है। ये देखिए क्यों है हमें खनिजों के संरक्षण की आवश्यकता, तो आइए इसे समझते हैं। कह रहा है दोस्तों कि हमारे भारत में खनिजों का भंडार बहुत ही सीमित है, यानी भारत में खनिज का भंडार सीमित है। ऑब्वियसली ये जब प्राकृतिक रूप से देन है, तो हम कोई इंसान ने तो मानव निर्मित तो है नहीं, जो किसी इंसान ने इसको बनाया होगा। ये प्राकृतिक का मुफ्त है, हम लोग के लिए उपहार है, यूज करते हैं हम लोग। तो ये क्या है, ये इसका जो भंडार है वो सीमित है, असीमित नहीं है कि बहुत सारा है, बहुत सारा नहीं है बल्कि सीमित है। आज मानव इसको यूज करते जा रहा है, तो एक टाइम के लिए तो खत्म होगा ना, तो इसके लिए हमें बचा कर रखना, यही बोल रहा है। अब 2 नंबर देखिए, बोल रहा है कि खनिज एक अनवीकरणीय संसाधन है। अनवीकरणीय संसाधन उसे कहते हैं जिसका बार बार पुनः पूर्ति संभव नहीं है, यानी भविष्य के लिए हम लोग इसे बचा कर रखना बहुत जरूरी है, नहीं तो फिर ये समाप्त हो जाएगा एक टाइम के लिए, क्योंकि ये अनवीकरणीय संसाधन है। अनवीकरणीय का मतलब होता है कि जिसको हम बार बार नहीं यूज कर सकते हैं, और नवीकरणीय का मतलब होता है कि जिसे एक बार यूज करने के बाद लगातार उसे हम लोग बार बार यूज कर सकते हैं। जैसे कि हमने आपको गैर परंपरागत में बता दिया था, पवन ऊर्जा है, सौर ऊर्जा है, ये सारी चीज़ें हैं। देखिए 3 नंबर पॉइंट देखिए, बोल रहा कि खनिज के अत्यधिक दुरुपयोग से बचने के लिए ज़्यादातर हम लोग खनिज उपयोग कर देते हैं, दुरुपयोग कर देते हैं, जिसको ज़रूरत नहीं होता है वो भी क्या करता है, फेंक देता है, या फिर बहुत सारा दुरुपयोग कर लेता है बिना यूज के। 4 नंबर देखिए पॉइंट है आपका, बोल रहा कि खनिज जो होता है वो भारतीय उद्योगों के लिए रीढ़ की हड्डी के समान होता है। यानी जो खनिज हम लोग चलाते हैं, जो भी चाहे लोहा हो, एल्यूमिनियम हो, तांबा हो, ये सारी चीज़ें क्या है हम लोग के लिए खनिज है, चाहे वो कोयला हो, पेट्रोलियम है, कोई भी चीज़ें हो, ये
ये जो होता है वो भारतीय उद्योगों के लिए, बड़े बड़े फैक्ट्रियों के लिए रीढ़ की हड्डी के समान है। अब मान लीजिए कोई उद्योग चलाना, फैक्ट्री चलाना, तो उसके लिए कोयला तो चाहिए। उसके लिए कोयला से क्या करता है, वो बिजली उत्पन्न करता है, एनर्जी लेता है, तो इसके लिए तो चाहिए ना खनिज। तो यही सारी चीज़ है। अब देखिए 6 पॉइंट कह रहा है कि खनिज भारतीय अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार है, यानी खनिज जो है वो भारतीय अर्थव्यवस्था का सबसे बड़ा आधार है, मुख्य आधार है। यहाँ तक आपको क्लियर समझ में आया। क्वेश्चन नंबर 16 की ओर बढ़ते हैं। क्या रहा क्वेश्चन नंबर 16 कि परंपरागत और गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोत में आपको अंतर लिखना है। तो आइए सबसे पहला अंतर समझते हैं परंपरागत, उसके बाद समझेंगे गैर परंपरागत। यहाँ सबसे पहला पॉइंट है हमारा परंपरागत में कि यह कभी भी समाप्त हो सकता है। परंपरागत मतलब क्या, ये कभी भी समाप्त हो सकता है, लंबे टाइम के लिए हम लोग लंबे टाइम तक यूज नहीं कर पाएंगे। और यह समाप्त नहीं हो सकता है, यह कभी समाप्त हो ही नहीं सकता है। अब आगे समझेंगे क्या चीज़ें हैं इसमें। तो यहाँ प्रदूषण उत्पन्न करते हैं, जो परंपरागत में हमको बताया कि यह प्रदूषण उत्पन्न करते हैं, और यहाँ प्रदूषण उत्पन्न नहीं करते हैं। आगे बताएंगे कौन कौन से चीज़ें हैं, मतलब आपको एग्जाम्पल बताएंगे, उदाहरण बताएंगे कि कौन से चीज़ें प्रदूषण करते हैं, कौन सी चीज़ें प्रदूषण नहीं करते हैं। यहाँ देखिए 3 देखिए पॉइंट नंबर 3 बोल रहा है कि इसे निकालने और ढोने में खर्च अधिक होता है। ये जो परंपरागत ऊर्जा स्रोत है, इसको मतलब निकालने में और इसको ढोने में, ले जाने में, आने में, ले जाने में ज़्यादा इसमें खर्च होता है। और इसे एक बार व्यवस्था बन जाने में खर्च बहुत कम होता है। एक बार व्यवस्था अगर बन जाए तो इसमें खर्च बहुत कम होता है। अब देखिए 4 नंबर क्या कर रहा है कि इसका मुख्य उदाहरण कोयला है, पेट्रोलियम है, प्राकृतिक गैस है, जल विद्युत है, ये सारी चीज़ें होते हैं। तो ये प्रदूषण भी करते हैं, क्योंकि कोयला को जलाएंगे तो धुआं निकलेगा, क्या करेगा, वातावरण को प्रदूषित करेगा, सांस लेने में तकलीफ होगी। पेट्रोलियम क्या होता है, इसको भी गाड़ी में पेट्रोल चलाते हैं, तो ये लंबे समय तक नहीं चल पाता है, ये ख़त्म भी हो जाएगा। तो इसका प्रमुख उदाहरण क्या है गैर परंपरागत में, बोरा के सौर ऊर्जा है, जो सूर्य की रोशनी से, किरण से उसका जो हम लोग ऊर्जा निकालते हैं वही चीज़ें होती है। पवन ऊर्जा है, इसमें बायोगैस है, भूतापीय ऊर्जा है इत्यादि, ये सारी चीज़ें आपके हैं गैर परंपरागत। तो दोस्तों आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 17 की ओर। क्वेश्चन नंबर 17 क्या है, बोल रहा है कि भारत में सौर ऊर्जा का भविष्य उज्ज्वल है। तो कैसे, यानी भारत में जो सौर ऊर्जा का जो देन है हमारा मुफ्त में, वो उज्ज्वल है भारत के लिए, भारत के भविष्य के लिए। तो कैसे है, चलिए आइए इसको समझते हैं। सबसे पहला देखिए बोल रहा है कि दोस्तों कि भारत एक उष्णकटिबंधीय देश है। यहाँ सौर ऊर्जा उत्पादन की अपार संभावनाएं हैं, यानी सौर ऊर्जा की अपार संभावनाएं यहाँ होती है। 2 नंबर देखिए, सूर्य का प्रकाश प्रकृति का मुफ्त उपहार है, यानी सूर्य का जो प्रकाश है वो प्राकृतिक का मुफ्त उपहार है हमारे लिए, मनुष्य के लिए। इसीलिए इसका प्रयोग गरीब से गरीब लोग भी कर सकते हैं, क्योंकि ये मुफ्त है ना, इसीलिए इसका उपयोग गरीब से गरीब लोग भी कर सकता है। अब देखिए यहाँ तीसरा पॉइंट बोल रहा है कि यहाँ बिजली नहीं पहुँच पाती है। बोल रहे कि जहाँ बिजली नहीं पहुँच पाती वहाँ सोलर लैंप, सोलर पंप और सोलर कुकर बहुत उपयोगी होता है, क्योंकि ये मुफ्त है ना, ये बहुत ज़्यादा मतलब गरीब से गरीब आदमी भी इसे यूज कर सकता है, जहाँ पर कोई बिजली अफोर्ड नहीं कर पाता, बिजली नहीं खरीद पाता है, तो इसके लिए सोलर लैंप वो यूज कर सकता है, सोलर पंप। अब देखिए 4 नंबर आपका पॉइंट, 4 पॉइंट क्या कहता है कि सौर पैनल अब सस्ते और ज़्यादा प्रभावी हो गए हैं, रख रखाव भी बहुत कम है, इसका रख रखाव भी बहुत कम है, और ये बहुत सस्ता भी आपको मिल जाएंगे। अब देखिए 5 नंबर कह रहा है कि सौर ऊर्जा से धुआं, कार्बन या प्रदूषण नहीं फैलता है। इसका यूज से अब बताइए, सूर्य के जो रोशनी होता है उससे क्या धुआं निकलती है, नहीं निकलती है, तो उससे क्या होता है कि इसमें प्रदूषण भी नहीं होता, नहीं फैलता है। अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 18 की ओर। यही हमारा लास्ट क्वेश्चन है शायद, जी हाँ लास्ट क्वेश्चन है, आइए इसे देख लेते हैं। कह रहा है कि भारत में मैंगनीज अयस्क क्षेत्र का नाम लिखना है आपको। भारत में जो मैंगनीज अयस्क होते हैं उनके क्षेत्र का नाम लिखना है। तो महाराष्ट्र में आपका कोल्हापुर है, उड़ीसा के संबलपुर में, और कर्नाटक के बेल्लारी में, और गोवा के आपका छोटा लेकिन गुणवत्ता भी आपको मिल जाएंगे इसमें। झारखंड में आप देख सकते हो कि सिंहभूम, ये सारे हैं भारत के मैंगनीज अयस्क क्षेत्र का नाम, यानी जहाँ जहाँ मैंगनीज अयस्क पाए जाएंगे उस क्षेत्र का नाम है आपका। तो महाराष्ट्र में कोल्हापुर है, आप देख सकते हो। ये सारी चीज़ें आप याद कर लीजिएगा तो बहुत ही अच्छा होगा। तो दोस्तों यहीं पर हमारा चैप्टर खत्म होता है। आई होप आपको अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। तो अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा, ताकि हमारे हर नए वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसी तरह के जोश और उमंग के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।